हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है असेसमेंट ऑफ फर्म्स। असेसमेंट ऑफ फर्म्स, सबसे पहले देखो असेसमेंट ऑफ फर्म्स में होता क्या है, एक फर्म्स की टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालनी होती है। तो असेसमेंट का मीनिंग होता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। असेसमेंट मीन्स कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। और फर्म्स जो है यहाँ पे मतलब पार्टनरशिप फर्म्स। और पार्टनरशिप फर्म्स जानने से पहले आपको ये जानना है कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 2 क्लॉज 23 में डिफाइन किया है पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप को भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 से उठाया गया है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 4 में बताया गया कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप्स इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप मतलब पर्सन्स के बीच में एक रिलेशनशिप, एक एग्रीमेंट जो कि आपस में सहमत करते हैं कि जो भी बिजनेस से प्रॉफिट लॉस जो होगा वो आपस में हम बांट लेंगे। और जो आपस में सारे बिजनेस करते हैं या फिर कोई एक जो सभी के बिहाफ पे काम करे, तो ये थी पार्टनरशिप। अब देखो पार्टनरशिप के अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्टनर। जैसे ए, बी एंड सी, अगर मैं बात करूँ ए, बी, सी ये मिलके बिजनेस करते हैं, तो जो ए है उसको हम इंडिविजुअली बोलेंगे पार्टनर। जो ए है उसको इंडिविजुअली बोला जाएगा पार्टनर। ऐसे ही बी को बोला जाएगा पार्टनर, ऐसे ही सी को बोला जाएगा पार्टनर। लेकिन अगर कलेक्टिवली एक ग्रुप में बोला जाए तो उसको हम बोलते हैं फर्म। यानी अगर मैं बोलूँ कि ए, बी, सी तो वो हो जाएगा फर्म। अब तीनों अगर हम ग्रुप में बोलते हैं तो वो कलेक्टिवली एक फर्म बोला जाता है उसको, और फर्म के नाम से ही बिजनेस होता है। अब देखो पार्टनरशिप आपको मालूम पड़ गया। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स होते हैं और जिनको कलेक्टिवली हम एक फर्म बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनर कौन कौन हो सकते हैं? पार्टनर कौन कौन हो सकते हैं? एक इंडिविजुअल जो है वो भी पार्टनर हो सकता है किसी पार्टनरशिप फर्म में। मेंबर ऑफ HUFN कर्ता, अगर कर्ता चाहे तो फैमिली के बिहाफ पे किसी स्ट्रेंजर के साथ वो पार्टनरशिप कर सकता है, पार्टनर बन सकता है। एक फर्म का जो पार्टनर है वो किसी और फर्म में पार्टनर हो सकता है। कंपनी किसी फर्म में पार्टनर हो सकती है, चाहे दो कंपनी आपस में मिलकर भी पार्टनरशिप बना सकती है। और एक ट्रस्ट जो है वो भी पार्टनर हो सकती है। यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक इंडिविजुअल, मेंबर ऑफ HUF कर्ता, पार्टनर ऑफ अनदर फर्म, कंपनी और ट्रस्ट, तो ये सब पार्टनर्स हो सकते हैं। देखो पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर दो तरह की कॉन्सेप्ट होती है, या मैं ये कहूँ कि पार्टनरशिप फर्म दो तरह की होती है। एक होता है नॉर्मल लायबिलिटी पार्टनरशिप, या आप ये भी कह सकते हो अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाम से ही मालूम पड़ रहा है अनलिमिटेड, यानी यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब कितना भी उनसे रुपए मंगाए जा सकते हैं रिक्वायरमेंट होने पे। दूसरा होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाम से ही मालूम पड़ रहा है लिमिटेड, यानी यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी जितना वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं टू दैट एक्सटेंट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का अपना एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। और जो नॉर्मल
पार्टनरशिप होती है जिसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो गवर्न होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। आगे चलते हैं, फर्म की बात कर रहे हैं हम कि एक फर्म की कैसे टोटल इनकम निकाली जाती है, कैसे उसकी टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि कंप्यूटेशन का मतलब होता है टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालना। फिर पार्टनरशिप फर्म को बताया मैंने सेक्शन 2 क्लॉज 23 में डिफाइन कर रखा है, लेकिन डेफिनेशन जो ली है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में ये डिफाइन है, जिसमें बताया गया है कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप होता है पर्सन के बीच में जो आपस में सहमत होते हैं, जो भी वो बिजनेस करते हैं उनमें जो प्रॉफिट होता है जो लॉस होता है आपस में उसको शेयर कर लेते हैं, और वो एक भी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर सकता है। जैसे इंडिविजुअली जो होते हैं उनको हम पार्टनर बोलते हैं, और कलेक्टिवली एक ग्रुप में एक समूह में हम उनको बोलते हैं फर्म। और पार्टनर कौन हो सकता है, इंडिविजुअली पार्टनर हो सकता है, मेंबर ऑफ HUF किसी स्ट्रेंजर के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, एक पार्टनर जो है वो दूसरी फर्म में पार्टनर हो सकता है, कंपनी भी पार्टनर हो सकती है किसी इंडिविजुअल के साथ भी, और दो कंपनी मिलकर भी आपस में पार्टनर हो सकती है, यानी पार्टनरशिप कर सकती है, और एक ट्रस्ट भी पार्टनर्स बन सकती है। तो पार्टनरशिप फर्म दो टाइप्स की होती है सिंपली। फर्स्ट वन इज नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहाँ पर जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। यानी रिक्वायरमेंट हुई तो जो लैंडर्स होते हैं जिन्होंने फर्म में मनी मतलब लैंड किया हुआ है, उधार दिया हुआ है, तो रिक्वायरमेंट होने पे इन पार्टनर्स से उनके ड्यू को पूरा करवाने के लिए और कैपिटल मंगवाया जा सकता है। दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नाम से मालूम पड़ रहा है यहाँ पर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी जितना वो इन्वेस्ट करते हैं उतना ही उसकी लायबिलिटी होती है। उसके बाद सेक्शन 184 में बताया गया कि एक जो फर्म है उसका असेसमेंट एक फर्म की तरह होगा। ओहो, एक फर्म का असेसमेंट फर्म की तरह होगा, वो कैसे? देखो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भाई देखो आप फर्म हो ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ कंडीशंस है, अगर आप उनको फुलफिल करते हो तभी हम बोलेंगे कि आपका जो असेसमेंट है वो एक फर्म की तरह होगा। आप फर्म हो ठीक है, लेकिन हमारा अपना खुद का एक एक्ट है, हमारी कुछ कंडीशंस है, कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करो आप। तो सेक्शन 84 बोलता है कि असेसमेंट ऑफ फर्म एज फर्म, यानी एक फर्म का फर्म की तरह असेसमेंट तभी होगा इफ़ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई होती है तो पहली कंडीशंस, उस फर्म के पास उसका खुद का पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, उस फर्म के पास उसका खुद का पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन होना चाहिए पार्टनर्स का। तीसरी कंडीशंस, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड सर्टिफाइड बाय ऑल पार्टनर्स, यानी जो पार्टनरशिप डीड की जो कॉपी है उस पे सभी पार्टनर्स के साइन, यानी वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, या फिर अथोराइज एजेंट्स जो है उनसे वो सर्टिफाइड होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड, और वो पार्टनरशिप डीड इज सबमिटेड अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम के साथ वो सबमिट करनी होती है, यानी सबमिट हुई होनी चाहिए। अगर कोई चेंजेस होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बदलाव करती है फर्म, तो उस बदलाव के बाद सर्टिफाइड कॉपी, उसकी रिवाइज कॉपी जो पार्टनरशिप डीड की, वो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ सबमिट करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए। अच्छा, यानी अगर कोई फर्म सेक्शन 184 के प्रोविजंस को फॉलो करेगी तभी उसको फर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उसका जो असेसमेंट होगा वो एक फर्म की तरह होगा। तो सारे प्रोविजंस अगर सेक्शन 84 के जो है वो
एक फर्म पे अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये तो थी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है। तो आफ्टर फुलफिल कंडीशन ऑफ सेक्शन 184, जब एक फर्म सेक्शन 84 की कंडीशंस को फुलफिल कर देती है तो दैट फर्म विल गेट डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशंस पेबल पेड टू पार्टनर्स अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर एक फर्म सेक्शन 184 की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेती है, फुलफिल कर लेती है, पूरा कर लेती है, तो उस फर्म को डिडक्शन मिल जाएगी। सेक्शन 40B में लिमिट बता रखी है टू दैट एक्सटेंट, भाई फर्म को डिडक्शन मिल जाएगी इंटरेस्ट की जो पार्टनर्स को पे कर रहा है, रेम्यूनरेशन की जो पार्टनर्स को पे कर रहा है, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B। सेक्शन 40B में एक मैक्सिमम लिमिट का क्राइटेरिया है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। वहाँ पे लिमिट बताई गई है कि रेम्यूनरेशन आप पे कर सकते हो पार्टनर को। पार्टनर कौन सा पार्टनर होना चाहिए? वर्किंग पार्टनर। कितना दे सकते हो उसकी लिमिट है। इंटरेस्ट भी कितना दे सकते हो वो भी एक टू सम एक्सटेंट है, वो आगे सेक्शन 40B में बताऊंगा मैं आपको। तो जब एक फर्म अपनी पीजीबीपी की इनकम निकालेगी तो जब वो रेम्यूनरेशन देगी पार्टनर्स को, इंटरेस्ट देगी, तो उसकी डिडक्शन उसको मिल जाएगी उसकी पीजीबीपी की इनकम निकालते वक्त। लेकिन सेक्शन 40B में जो लिमिट दे रखी है उतनी ही डिडक्शन मिलेगी। अब एक सवाल ये आ रहा होगा माइंड में कि अगर सेक्शन 184 की कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए, अच्छा अगर कोई फर्म सेक्शन 184 की कंडीशंस को अगर फुलफिल ना करे तो सेक्शन 85 अप्लाई हो जाएगा उस पर, मतलब उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी रेम्यूनरेशंस की और इंटरेस्ट जो पार्टनर्स को पे कर रहा है। और अगर वो नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 144 अगर कोई फर्म इन नोटिस को कंप्लाई नहीं करती है तो भी उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी रेम्यूनरेशन की और इंटरेस्ट की। अब सेक्शन 142(1) में अगर फर्म से अगर एओ ने, असेसिंग ऑफिसर ने कोई डिमांड की है डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, या फर्म ने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन 143(2) ये होता है एविडेंस के लिए। एओ जो है वो एविडेंस मांगता है, या फिर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी तो भी वो एविडेंस मांग लेता है। सेक्शन 144 होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसमें अगर एसएससी जो है फर्म अगर 139 के तहत अगर उसने कोई रिटर्न फाइल नहीं की, रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं की, वो फेल हो जाता है कंप्लाई करने में नोटिस जो अंडर सेक्शन 142(1) में दिया गया है, तो उस पे सेक्शन 185 अप्लाई हो जाएगा, यानी उस फर्म को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर सिंपल बोलूँ एक सिंगल लाइन में, तो अगर कोई फर्म जो इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं 142(1) में, 143(2) में, 144 में जो बेस्ट जजमेंट होता है, इनको अगर इनका कंप्लाइंस पूरा नहीं करती है कोई फर्म तो भी उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी इंटरेस्ट की और ना ही रेम्यूनरेशन की। अच्छा, तो मैंने बताया आपको कि अगर कोई फर्म सेक्शन 184 की कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है, पूरी कर देती है, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशंस की जो पार्टनर्स को पे करती है अंडर द हेड पीजीबीपी। जब अपना प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन निकालेगी तो वो जो भी वो इंटरेस्ट देती है पार्टनर्स को, जो रेम्यूनरेशन देती है उसकी उसको डिडक्शन मिल जाएगी, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B। लेकिन सेक्शन 40B को ध्यान में रखते हुए, तो जब हम एक फर्म की जब हम इनकम निकालते हैं तो सबसे पहले तो देखो उसकी पीजीबीपी की इनकम निकालनी होती है, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। पीजीबीपी की इनकम आपको क्वेश्चन में दी होगी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में आप एक नेट इनकम निकालते हो, वो दी होगी आपको, ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट में अलग प्रोविज़न होते हैं पीजीबीपी निकालने की, यानी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में
अलाउड नहीं होते, जिनको हम बोलते हैं इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, तो उनका एडजस्टमेंट करना होता है आपको एक पीजीबीपी निकालने के लिए। तो हम बेस लेते हैं नेट प्रॉफिट को, और नेट प्रॉफिट में ही हम एडिशन और डिलीशन कर देते हैं एक सही पीजीबीपी इनकम निकालने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो हम एक फर्म की इनकम निकालते वक्त पीजीबीपी की इनकम निकालेंगे, और हम ध्यान रखेंगे कि जो रेम्यूनरेशन जो पार्टनर्स को दिया जा रहा है, जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पार्टनर्स को दिया जा रहा है, उसमें देखो रेम्यूनरेशन अगर वर्किंग पार्टनर को दिया जाता है, रेम्यूनरेशन अगर वर्किंग पार्टनर को दिया जाता है तो ये अलाउ हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई फर्म अपने किसी नॉन वर्किंग पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे करती है, तो जो भी वो रेम्यूनरेशन पे करेगी उसके हाथ में वो डिसअलाउड हो जाएगा, यानी उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी जब वो अपना बिजनेस इनकम निकालेगी फर्म। अच्छा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसकी डिडक्शन अलाउ होगी, भले ही वर्किंग पार्टनर हो या नॉन वर्किंग पार्टनर हो, बट अप टू 12% यानी 12% तक ही इंटरेस्ट अलाउड है। 12% तक ही इंटरेस्ट अलाउड है। अब मैं बात कर लेता हूँ सेक्शन 40B की, जो रेम्यूनरेशन जो एक पार्टनर्स को दिया जाता है, जो इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया जाता है, उसमें लिमिट कितनी है, यानी कितना मैक्सिमम एक फर्म जो है वो अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे कर सकती है। सेक्शन 40B इस चैप्टर की जान है। सेक्शन 40B अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को अगर इस चैप्टर पे अगर अच्छी कमांड करनी है तो सेक्शन 40B भी द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस फॉर स्पेशली फॉर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेक्शन 40B है। तो सेक्शन 40B में जो है पेमेंट पे मैक्सिमम, मतलब एक तरह से आप जो पेमेंट कर सकते हो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, उसमें लिमिट लगा रखी है रेम्यूनरेशन पे। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला कि ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, यानी जो बुक प्रॉफिट है, आगे बताऊंगा बुक प्रॉफिट क्या होता है मैं। तो क्या बोला शुरू में कि जो स्टार्टिंग के जो 3 लाख होगा बुक प्रॉफिट का, स्टार्टिंग का जो 3 लाख होगा बुक प्रॉफिट का, उस केस में आप ₹1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए ले लो, और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट यानी 3 लाख का 90% 2,70,000। तो फर्स्ट 3 लाख बुक प्रॉफिट पे आप ₹1,50,000 1,50,000 रुपये ले लो, और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट यानी 3 लाख। तो 90% ऑफ 3 लाख दैट इज 3 लाख का 90% जो हो जाएगा बुक प्रॉफिट का, वो आ जाएगा 2,70,000। तो दोनों में जो हायर होगा वो ले लोगे आप। अच्छा, उसके बाद 3 लाख से ऊपर बढ़ो आप, उसके बाद जो बैलेंस जो बुक प्रॉफिट होगा उस पे 60% जो होगा वो लिया जाएगा। तो इन दोनों को मिला के ये हो जाएगी मैक्सिमम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशंस। आगे मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाया मैंने। अब देखो बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी आता है, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन जो आप निकालते हो, पीजीबीपी अलग हेड होता है इनकम टैक्स एक्ट में। तो बुक प्रॉफिट का मतलब होता है जो प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी आया, अच्छा उसमें आप ऐड कर दोगे रेम्यूनरेशन जो पार्टनर्स को पे कर दिया, इसमें आप ऐड कर दोगे एक्सेस इंटरेस्ट, उसमें आप ऐड कर दोगे एक्सेस इंटरेस्ट जो आपने पार्टनर्स को पे किया है बोरोड कैपिटल पे, तो वो हो जाएगा बुक प्रॉफिट। सिंपली बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी लो, प्लस उसमें आप ऐड कर दो जो रेम्यूनरेशन पे किया है पार्टनर्स को, प्लस उसमें आप अगर एक्सेस इंटरेस्ट दिया यानी 12% से ऊपर इंटरेस्ट पे कर दिया तो वो उसमें ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा बुक प्रॉफिट। इसके अलावा अगर कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो इनएडमिसिबल है सेक्शन 32 सेक्शन 44D तक, यानी अगर मैं बोलूँ तो बिजनेस इनकम निकालते वक्त पीजीबीपी की जो भी सेक्शन 30 से लेकर 44DB तक जो भी आता है
उसमें ऐसे खर्चे जो इनएडमिसिबल है उनको भी दोबारा आप ऐड बैक कर देते हो बुक प्रॉफिट निकालते वक्त। लेकिन मेनली आपको याद रखना है ये कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आप ऐड कर दोगे पहले तो रेम्यूनरेशन जो पार्टनर्स को दिया गया है, प्लस जो एक्सेस इंटरेस्ट पे किया है वो ऐड कर दोगे तो आ जाएगा बुक प्रॉफिट। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझिए आप। एग्जांपल है ABC एक फर्म है, के हिसाब से वो दिया है 8 लाख रुपए, क्योंकि बुक प्रॉफिट तो निकालना ही है हमें। एक ABC फर्म है, उसका PGBP का इनकम दिया हुआ है 8 लाख रुपए और आगे बोला है कि रेम्यूनरेशंस टू पार्टनर्स 3,50,000, यानी जो रेम्यूनरेशन पे किया गया है पार्टनर्स को वो है 3,50,000 रुपये। अब एक फर्म को अब चेक करना है कि जो रेम्यूनरेशंस पे किया गया है 3,50,000 रुपये क्या वो सही है, एज पर सेक्शन 40B है वो, तो उसको चेक करना होता है। चलिए हम देखते हैं कि मैक्सिमम एक फर्म कितना पे कर सकती है एज पर सेक्शन 40B। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, यहाँ पर पहले आप बुक प्रॉफिट निकालोगे। कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट जो दे रखा है आपको 8 लाख रुपए ले लिया, प्लस रेम्यूनरेशन कितना है 3,50,000 रुपये ले लिया मैंने। इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में है नहीं तो इंटरेस्ट तो छोड़ दो आप, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट 8 लाख प्लस रेम्यूनरेशन जो है 3,50,000 जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 11,50,000, ये हो जाएगा बुक प्रॉफिट। अब क्या बोला सेक्शन 40B क्या बोलता है, जितना आपके पास बुक प्रॉफिट है उसके स्टार्टिंग के 3 लाख पे 1.5 लाख रुपए और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, 3 लाख का 90% 270, विच एवर इज हाइयर विच एवर इज मोर, दोनों में ज़्यादा कौन सा है 270 ले लिया आपने। उसके बाद जो रिमेनिंग बुक प्रॉफिट है यानी 11,50,000 के स्टार्टिंग का 3 लाख का प्रॉफिट पे आपने निकाल लिया रेम्यूनरेशन। अब रिमेनिंग कितना है 8,50,000 यानी 8,50,000। अब इससे निकाल लो आप 60%, 8,50,000 का अब आप निकाल लो 60%, ये आ जाएगा 5,10,000। कहने का मतलब ये है कि एक फर्म जो है जो टोटल जो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पे कर सकती है वो कर सकती है 7,80,000, यानी 270,000 प्लस 5,10,000 ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर एक मैक्सिमम लिमिट है 7,80,000 की, एक फर्म इतना पे कर सकती है। ये फर्म जो ABC फर्म है वो इतना पे कर सकती है, लेकिन फर्म ने पे कितना किया है सिर्फ 3,50,000, यानी आप ये कह सकते हो ये फर्म जो ABC है इसका ये 3,50,000 जो है ये अलाउड हो जाएगा रेम्यूनरेशन को, कि इसने एक लिमिट के अंदर दिया है। ये कितना पे कर सकती थी 7,80,000 अपने पार्टनर्स को, लेकिन कितना पे किया है 3,50,000 रुपये। तो ये इस फर्म के हाथ में क्या हो जाएगा अलाउड, यानी इस फर्म को ABC को इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। PGBP की इनकम निकाल लिया आपने सही तरीके से, रेम्यूनरेशंस जो आपने 40B के हिसाब से निकाल लिया। इंटरेस्ट अगर 12% से ज़्यादा है तो वो ऐड बैक कर देते हो आप, क्योंकि 12% से ज़्यादा तो आपका अलाउ नहीं होगा फर्म के हाथ में। अच्छा, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग PGBP इनकम, एक फर्म की PGBP इनकम निकाल लिया आपने करेक्ट। कोई हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो वो ऐड कर दो उसमें, कोई कैपिटल गेन की इनकम है वो ऐड कर दो, अदर सोर्स कोई इंटरेस्ट वगैरह कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, डिबेंचर ले रखे हैं तो अदर सोर्स से इनकम होगी वो ऐड कर दो। जब ये सारी इनकम ऐड कर लोगे तो आपको क्या निकल के आएगा GTI, एक फर्म का ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ जाएगा। इस ग्रोस टोटल इनकम में से फर्म को डिडक्शन मिलेगी चैप्टर 6A की। चैप्टर 6A में सेक्शन 80C to 80U कवर होते हैं, लेकिन फर्म को सारे सेक्शन की डिडक्शन नहीं मिलती। सेक्शन 80G हो गया, 80GG है, GGC एट्सेट्रा, तो ये सेक्शंस की सिर्फ फर्म को डिडक्शन मिलती है। फिलहाल मैं इस सेक्शन पे नहीं जाऊँगा, मोटो आपको समझाना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फर्म जब अपनी PGBP की इनकम निकाल लेगी तो उसमें अदर इनकम जो होगी उसको ऐड कर लेगी, उसके बाद आ जाएगा उसका ग्रोस टोटल इनकम। और ग्रोस टोटल इनकम से पहले देखो क्लबिंग प्रोविज़न भी होते हैं, सेट ऑफ भी कर सकती है एक फर्म। अगर पहले का कोई लॉस है उसके पास तो वो सेट ऑफ कर सकती है।
उसके बाद उसका आता है GTI, उसमें से वो डिडक्शन ले लेती है चैप्टर 6 से की। उसके बाद उसका आ जाएगा टोटल इनकम, जिसको हम बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। ये वो इनकम होती है जिस पे टैक्स लगाया जाता है। जो भी टैक्स रेट होगा तो एक फर्म पे एक फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है, यानी 30% जो है फ्लैट टैक्स लगता है फर्म के ऊपर। तो फर्म की जो टोटल इनकम आएगी, जो नेट टैक्सेबल इनकम आएगी, उस पर फ्लैट 30% 30% टैक्स लग जाएगा, प्लस 12% हो जाएगा सरचार्ज, 12% हो जाएगा सरचार्ज। अगर फर्म की जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर लग जाएगा सरचार्ज, प्लस 4% हो जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, प्लस 4% हो जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये तो बात की मैंने एक फर्म की कि एक फर्म की कैसे इनकम निकलती है, कैसे उसकी टैक्सेबिलिटी निकलती है। अब बात कर लेते हैं पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो पार्टनर्स एक फर्म में काम कर रहे हैं, इन पार्टनर्स को फर्म से कुछ मिलेगा, इनकम बिल्कुल मिलेगी। तो उसकी बात कर लेते हैं हम। तो कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम फर्म, यानी फर्म से जो पार्टनर को इनकम मिलेगी उसकी कैसे कैलकुलेशन करोगे आप। तो सबसे पहले रेमूनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी, बोनस, कमीशन। सेक्शन 40B के हिसाब से जो भी फर्म पार्टनर्स को रेमूनरेशन पे करेगी वो पार्टनर के इंडिविजुअल हैंड में किस हैंड में जाएगा, PGBP में, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्योंकि पार्टनर जो है ना, पार्टनर वो फर्म के अंदर एम्प्लॉय नहीं है, वो पार्टनर एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करता, वो पार्टनर है, एक बिजनेस पार्टनर है। तो जो भी उसको रेमूनरेशन मिलेगा पार्टनरशिप फर्म से वो PGBP हेड में जाएगा उसके इंडिविजुअल कैपेसिटी पे। अच्छा, उसके बाद है रेंट। अगर किसी पार्टनर ने अपनी फर्म को ही अपनी बिल्डिंग वगैरह रेंट पे दे रखी है तो उसको रेंट मिलेगा पार्टनर्स को फर्म से। तो जो रेंट मिलेगा वो उस पार्टनर के हाथ में जो रेंट आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट, पार्टनर ने अपनी फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, कैपिटल लगा रखी है, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनर ने कोई लोन दिया है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको, अप टू 12%, अप टू 12%, यानी जो फर्म कैपिटल बोरो कर रही है उस पर वो 12% क्या है, इंटरेस्ट देती है पार्टनर्स को। वो इंटरेस्ट भी पार्टनर के हाथ में किस हेड में जाएगा, PGBP हेड में जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी पार्टनर को जो पार्टनरशिप फर्म से जो शेयर मिलेगा प्रॉफिट का, यानी पार्टनरशिप फर्म अपना प्रॉफिट निकालेगी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने पार्टनर्स में, क्योंकि पार्टनर्स एक बिजनेस पार्टनर है। सबने मिलकर डिसाइड किया था कि हम जो प्रॉफिट आएगा आपस में बांटेंगे। तो एक फर्म जब अपने प्रॉफिट में से शेयर देगी पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स के हाथ में वो एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 क्लोज 2A। अंडर सेक्शन 10 क्लोज 2A के अंदर जो भी शेयर मिलता है पार्टनर्स को एक पार्टनरशिप फर्म से, वो उसके इंडिविजुअल कैपेसिटी बेस पे उसके हाथ में वो एग्जम्प्ट होता है। पार्टनर्स को डिडक्शन मिलेगी जब वो अपनी इनकम निकालेगा। अगर पार्टनर ने कोई कैपिटल बोरो की है, कोई लोन लिया है स्पेशली इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस पर्टिकुलर फर्म में जहाँ वो पार्टनर है, तो उस लोन पे जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है उस इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी, उसको डिडक्शन मिल जाएगी अपनी इनकम निकालते वक्त। इंटरेस्ट ऑन डेफिसिट कैपिटल, अगर पार्टनर्स जो कैपिटल उनको मेंटेन करनी पड़ती है एक फर्म के अंदर, तो मिनिमम अगर लेवल से अगर कम आ गई कैपिटल तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट कैपिटल। अगर वो कैपिटल एक मिनिमम लेवल से कम आती है तो उस पर भी पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना होता है फर्म को। तो जो इंटरेस्ट पे करता है डेफिसिट कैपिटल पे, उसकी भी उसको डिडक्शन मिल जाएगी अपनी इनकम कैलकुलेट करते वक्त। उसके बाद अगर वो कोई रेमूनरेशन अर्न करने के लिए कोई खर्चा करता है, जैसे वो घर से जा रहा है अपनी गाड़ी में तेल लगा रहा है, कोई मेंटेनेंस कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है रेमूनरेशन अपनी इनकम अर्न करने में वो कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है।
ये भी कंसिडर हो जाएगा। उसके बाद वो डिडक्शन ले सकता है, क्लबिंग प्रोविज़न अप्लीकेबल हो जाएंगी। इसके अलावा कोई लॉस है पहले का उस प्रॉपर्टी का, कोई कैपिटल गेन का, वो सेट ऑफ कर लेगा। उसके बाद आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन ले लेगा चैप्टर 6A की, दैट इज सेक्शन 80C to 80U। और जो टोटल इनकम आएगी उस पर जो टैक्स रेट होंगे, स्लैब्स लगता है पार्टनर पे, क्योंकि पार्टनर एक इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, उस पर स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो टोटल इनकम आएगा पार्टनर्स का, उस पर टैक्स रेट के हिसाब से, स्लैब के हिसाब से वो टैक्स लायबिलिटी निकाल लेगा। तो ये था असेसमेंट ऑफ फर्म। इस लेक्चर में मैंने मोस्टली थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया है। अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए मैं कुछ वीडियो और बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन सोल्व कराना हो आपको, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आप एक स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे टेलीग्राम चैनल RS कॉमर्स पे आप डाल सकते हो। 24 घंटे के अंदर आपको वीडियो मिलेगी, कोशिश ये रहेगी। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।